एक छोटी सी गांव पिपरिया में दो सच्ची सहेलियां रूही और मीना रहती थीं। रूही गरीब परिवार से थी, लेकिन मेहनती और खुशमिजाज थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास छोटा सा कच्चा मकान था। वहीं दूसरी तरफ मीना गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। मीना के पिता के पास बड़ी हवेली थी, ढेर सारी जमीनें थी और उनकी गांव में काफी इज्जत थी। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। चाहे किसी को इस दोस्ती से परेशानी हो, लेकिन दोनों सहेलियों के लिए एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल थी। एक दिन रूही और मीना ने जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने का फैसला किया, ताकि रूही के घर के चूल्हे के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठी की जा सके। अरे मीना, ये जंगल कितना शांत है ना। यहाँ आने से हमेशा मन को शांति मिलती है। हाँ रूही, मुझे भी यहाँ आना बहुत पसंद है। और देखो, ये लकड़ी भी कितनी अच्छी है। इससे तुम्हारे घर का चूल्हा बहुत अच्छे से जलेगा। जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए वो एक अजीब सी चमक की ओर आकर्षित हो गयी। दोनों ने नजरें मिलाई और धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ने लगी। ये क्या चमक रही है? कहीं सोना तो नहीं? सोना? हाँ, लेकिन ये जंगल में कहाँ से आया? जैसे ही वो पास में पहुँची, उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी। वहाँ एक सुंदर रसोई थी, जिसमें सब कुछ सोने और चांदी का था। बर्तन, तवे, कढ़ाई, चिमटा और यहाँ तक कि चूल्हा भी चांदी का था, और वो भी जादुई। रसोई से अद्भुत सुगंध आ रही थी, जैसे किसी ने ताज़ा भोजन बनाया हो। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसके हाथों में एक चमकीली छड़ी थी और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। बेटियों, ये रसोई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्ची दोस्ती में विश्वास रखते हैं और किसी के प्रति ईर्ष्या या लालच नहीं रखते। रूही और मीना ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अम्मा, ये जादुई रसोई यहाँ जंगल में कैसे आई? क्या ये सचमुच हमारी है? हाँ बेटा, ये जादुई सोने चांदी की रसोई तुम दोनों के लिए है, लेकिन याद रखो, इसका एक नियम है। तुम दोनों में से कोई भी इसे अकेले इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसे सिर्फ सच्चे दोस्त मिलकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मीना ने रूही की ओर मुस्कुराते हुए देखा। रूही, सोचो, अब हम रोज यहाँ आकर खाना बनाएंगे। कितनी मजेदार बात होगी ना, है ना? हाँ मीना, अब मुझे लकड़ी इकट्ठा करने की भी चिंता नहीं रहेगी। हम यहाँ आकर कुछ भी बना सकते हैं। दोनों सहेलियों ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। अगले दिन दोनों सहेलियां वापस उसी सोने चांदी की जादुई रसोई में गईं। रूही, देखो, इस चांदी के तवे पर रोटी सेकने में कितनी मजा आ रही है। हाँ, और ये कढ़ाई में बनी सब्जी की खुशबू देख, वाह, ऐसा लगता है जैसे ये सोने चांदी की रसोई सचमुच जादुई है। रसोई सच में जादुई थी। वहाँ जितना भी खाना बना दे, वो कभी भी खत्म नहीं होता था और हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट रहता था। अब दोनों सहेलियां रोज इस जादुई सोने चांदी की रसोई में आकर खाना बनाती, हंसती खेलती और घंटों गपशप करती। गांव के लोगों को जब ये पता चला कि रूही के पास अब हमेशा भरपूर खाना है, तो वो लोग हैरान हो गए। अरे, रूही के पास इतना अच्छा खाना कहाँ से आता है? कल भी मैंने उसकी माँ को बाजार से कुछ खरीदते हुए नहीं देखा था। जरूर उस अमीर मीना का ही कोई हाथ है, वरना उस गरीब रूही के पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? इन बातों का असर रूही और मीना की दोस्ती पर नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन मीना के मन में एक सवाल उभर आया। रूही, मैं सोच रही हूँ, अगर ये सोने चांदी की जादुई रसोई सिर्फ मेरी होती तो कितना अच्छा होता। सब लोग मुझे देखकर ईर्ष्या करते।
अरे मीना, ये क्या कह रही हो? ये सोने चांदी की जादुई रसोई हमारी दोस्ती की निशानी है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मीना को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके मन में लालच ने घर कर लिया था। एक दिन मीना ने सोचा कि वो अकेले सोने चांदी की जादुई रसोई का इस्तेमाल करके देखेगी। उसने रूही को नहीं बुलाया और चुपचाप अकेले ही सोने चांदी की जादुई रसोई में चली गई। जैसे ही उसने पहली रोटी तवे पर डाली, रसोई में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी और चारों ओर धुआं उठने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, मीना, तुमने अपनी दोस्ती का वादा तोड़ा। ये जादुई सोने चांदी की रसोई अब तुम्हारे लिए नहीं है। सोने चांदी की जादुई रसोई अचानक से गायब हो गई। मीना घबरा गई और समझ गई कि उसने अपनी लालच में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मीना भागकर रूही के पास गई और रोते हुए उससे माफी मांगी। रूही, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर दोस्ती के नियम को तोड़ दिया। मैं समझ गई कि सच्ची दोस्ती में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। रूही ने उसे गले लगाते हुए कहा, मीना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। दोस्ती में माफी भी होती है। चलो अब हम अपनी सच्ची दोस्ती पर ध्यान देंगे। हमें उस जादुई सोने चांदी की रसोई से बड़ा सबक मिला है। मीना ने राहत की सांस ली और रूही को कस के गले लगा लिया। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना जारी रखा। गांव वालों ने भी उनकी सच्ची दोस्ती को सराहा और उन्हें आदर्श मानने लगे। और इस तरह सोने चांदी की जादुई रसोई ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती में ना ईर्ष्या होनी चाहिए और ना ही लालच। ऐश्वर्या एक गरीब औरत थी। वो अपने बेटे आयुष और पति विजय के साथ रहती थी। उसका पति विजय दूसरों के घर पर मजदूरी किया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन विजय का बेटा आयुष उससे कुछ कहता है, पापा पापा, मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे और पुराने हैं। मैं कब तक ऐसे ही कपड़े पहनते रहूंगा? बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कल रोटी खाने को भी मिलेगी या नहीं। कपड़े तो दूर की बात है। तुझे मैं कैसे नए कपड़े ला कर दूं बेटा? पर पापा, मेरे सभी दोस्त तो बहुत अमीर हैं, पर हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, हम गरीब भले ही हैं, पर हम ईमानदारी के पैसे खाते हैं। हम बेईमानी का नहीं खाते हैं। देखना, किसी न किसी दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, जब हम अमीर होंगे तब मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। आयुष अपने माता पिता की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऐश्वर्या की सहेली उसके घर पर आती है। अरे यार ऐश्वर्या, आजकल तू बहुत कम दिखाई दे रही है। अरे ये क्या यार, तू अभी भी गरीब की गरीब ही है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम गरीब लोग रह कैसे लेते हो। मुझे तो गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने कल ही एक नई गाड़ी ली है जो कि पूरे 8 लाख रुपए की है। क्या 8 लाख की गाड़ी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि 8 लाख रुपए होते कितने हैं। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? अब क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति की सरकारी नौकरी है। वो लोगों से रिश्वत लेकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। अगर तू बोल तो तेरे पति की नौकरी भी अपने यहाँ लगवा दूँ। नहीं पारो, तू रहने दे। मेरे पति अपनी मेहनत और ईमानदारी से जितने भी पैसे कमाते हैं वो हमारे हक के पैसे हैं। हमें रिश्वत वाली नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। अब तू कर या ना कर, इसमें मेरा क्या। पर एक बात मैं तुझे बता देती हूँ, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता। जब तक हम रिश्वत नहीं लेते तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे, समझी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान मेहनत करने वाले लोगों को भी अमीर बना देते हैं। माना कि हम अभी अमीर नहीं हैं, पर देखना एक न एक दिन हम अमीर जरूर होंगे।
अबे चल, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी तेरे नसीब में गरीबी में ही रहना लिखा है। तू आज भी गरीब है और आगे भी गरीब की गरीब ही रहेगी। चल, मैं अभी चलती हूँ। इस तरह उसकी सहेली उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना माँ। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है, ऊपर से तुम्हारे पापा को कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं मिला, इसीलिए राशन नहीं आ पाया। पर माँ, कल भी तो हम भूखे ही सोए थे और आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और ऊपर से तुम्हारे पापा को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। बेटा, आज भी हमें बिना खाए पिए सोना पड़ेगा। फिर क्या, उस दिन पूरे परिवार में से कोई भी कुछ भी नहीं खाता और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भगवान आखिरकार ऐश्वर्या की सुन ही लेते हैं, क्योंकि एक दिन विजय को एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ काम मिल जाता है। वहाँ पर विजय काफी मेहनत करके काम करता है, जिसे देखकर उसका सेठ खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह विजय, क्या मस्त काम करते हो तुम, कितने मेहनती हो। मैं तुम्हारे इस काम से काफी ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार दे रहा हूँ। ये लो, पूरे 50 लाख रुपए। ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के चलते तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। इससे तुम अपना घर बनवा लेना और बाकी बचे पैसे का राशन भी ले लेना। क्या 50 लाख रुपए? धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता। मैं आपका आभारी जिंदगी भर रहूँगा। फिर क्या, विजय अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर वो एक नई कार खरीदता है, जिसे देखकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पापा, इतनी अच्छी कार, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जी, सच में मैंने भी इतनी सुंदर और बड़ी कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। चलो, आज हम सब लोग इस कार में घूमने चलते हैं और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर विजय और उसका परिवार कार में बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय वहाँ पर ऐश्वर्या की सहेली ऐश्वर्या से मिलती है। तभी ऐश्वर्या अपनी सहेली से कहती है, देख पारो, हमने भी तुम्हारे जैसी एक नई कार ली है। अब हम भी अमीर हो चुके हैं। अब हम अपनी कार में खूब शान से घूमेंगे। पर ये क्या, तेरी कार कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो क्या है ना ऐश्वर्या, हमने अपनी कार बेच दी। क्या, तुमने अपनी कार बेच दी? पर क्यों? तुम्हारे पास तो इतना ज्यादा पैसा है, फिर तुम्हें कार बेचने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे माफ कर दो ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। वो क्या है ना कि पुलिस ने मेरे पति को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही साथ घर, कार और सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी अब गरीब हो चुके हैं। मैंने किसी तरह से अपने पति को जेल से छुड़ाया है। पर अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ पारो, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी और हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। फिर क्या, ऐश्वर्या और उसकी सहेली पारो काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और वो अमीरी गरीबी अब नहीं देखती, क्योंकि उनका दिल अब एक हो चुका था। इस तरह से पूरी फैमिली एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है। कंगना के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला अब कोई भी नहीं था। एक दिन कंगना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। अरे, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो तुझे नौकरी कहाँ पर मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं वो कर लूँगी, सफाई वगैरह भी। पहले तू काम तो ढूंढ। फिर कंगना काम ढूंढने के लिए बाजार में घूमने लगती है। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है कोई काम, तू जा यहाँ से।
बाजार में घूमते घूमते कंगना एक ब्यूटी पार्लर के पास आ पहुंची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती हो तुम बेटी? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तो कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंगना को काम मिल गया था, इसलिए वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। चलो अच्छा है तुझे काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन से कंगना पार्लर पहुँची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि मीना कैसे काम कर रही है। कंगना, उस स्ट्रीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। मीना कंगना को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद मीना ने कंगना को काम सिखाना शुरू किया। कंगना, ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है। हाई पर बाल जल सकते हैं। जी दीदी। कंगना जल्दी जल्दी पार्लर का सारा काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा, जरा इनका फेशियल कर दे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। कंगना काम सीख चुकी थी तो मीना ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, तेरी इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर कंगना बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तो इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे कंगना काम सीखती जा रही थी, मीना उसकी पगार भी बढ़ाती जा रही थी। कंगना भी इस काम से बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए और एक दिन जब कंगना घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। तभी उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, ये तेरे दूर के मामा जी हैं। प्रणाम मामा जी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। ये तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। लेकिन माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? अरे तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। कंगना ने कुछ देर सोचा और फिर वो अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर देती है। राघव एक फैक्ट्री में काम करता है, 15,000 रुपए पगार है उसकी। वो कंगना को कोई भी कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों के बाद कंगना को देखने के लिए राघव और उसके रिश्तेदार आए। बहन जी, राघव के माँ बाप को तो गुजरे सालों हुए हैं। बहन जी, मैं इसकी मौसी हूँ और मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। राघव के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। जी हाँ बहन जी, हमें मंजूर है। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। राघव और कंगना की शादी का मुहूर्त निकल गया था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शुरू में सब कुछ ठीक था। राघव कंगना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जी सुनिए, आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज खाना मैं बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। तुम आज आराम करो। कंगना बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन राघव शराब पीकर घर आया। अरे, आपने शराब पी है क्या? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने जबरदस्ती थोड़ी सी पिला दी है। कंगना को राघव का शराब पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
फिर तो ये रोज का हो गया था। राघव हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब राघव और कंगना में अनबन होने लगी थी। आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए जी। मैं अपने पैसे से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? राघव ने गुस्से में कंगना को जोरदार तमाचा मार दिया। कंगना गर्भवती थी पर राघव उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद कंगना ने घर को छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। फिर उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैंने तो तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी। मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा बेटी। मुझे माफ कर दे। तू अब उस हैवान के पास बिल्कुल भी मत जाना। तू यहीं रह जा बेटी, यहीं रह जा। कंगना अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पार्लर का जॉब वापस से ज्वाइन कर लूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पर कैसे जाएगी? मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी कंगना सोचती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है बेटा। ये तो तू कर सकती है। फिर उसी शाम मनोरमा और कंगना ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में ही उन्होंने पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड भी लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर आने लगे, जिससे कंगना और मनोरमा बहुत खुश हो गयी। कंगना बहुत अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद भी वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। फिर कुछ महीनों बाद कंगना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए कंगना पार्लर भी चलाने लगी। कंगना के जीवन में अभी भी संघर्ष था, पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपनी और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके कंगना ने अपना एक बड़ा सा सैलून खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी, लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है।